ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सबनेट में आए का जो पार्ट है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक कंसेप्ट आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास का, हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक इंक्लूड फंक्शन है, उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक फॉरवर्ड मेथड है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हुए इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक पहले प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए हम लोग एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया, रजिस्टर प्रोजेक्ट। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे और फिर हमने वेब डॉट एक्सएमएल को सेलेक्ट करना है और फिनिश कर दीजिए। आपके लिए प्रोजेक्ट रेडी करके दे देगा। और जहाँ पे आप देख पाएंगे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक रजिस्टर प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे पास रेडी हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एसआरसी है उसके अंदर मेन है। और इस वेब ऐप के अंदर हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट हम HTML CSS बूटस्ट्रैप सारा चीज़ आप इसके अंदर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए मैं सिंपल सा एक HTML फाइल में यहाँ पे लेता हूँ और इसका नाम दे दिया index.html। नेक्स्ट करते हुए हम फिनिश करेंगे, जिसमें कि एक सिंपल सा हम कुछ कुछ टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से किस तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने एक दे दिया S2 टैग लिखते हुए सिंपल एक मैसेज दे दिया, रजिस्टर हियर। यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया मैंने यूनेम। लाइन को ब्रेक करते हुए मैंने यहाँ पे ले लिया पासवर्ड, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड के लिए मैं ले लेता हूँ पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया पास। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया और इससे पहले एक और फील्ड्स में ले लेता हूँ ईमेल आईडी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, इनपुट टाइप आप ईमेल भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया क्या, ईमेल। कुछ इस तरीके से तीन फील्ड्स हमने ले लिया, मीन्स 3 टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए रेडी कर देगा। एक मैं यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। इस पर्टिकुलर रेडियो बटन का कुछ नाम आप देना चाहेंगे, मैंने दे दिया जेन। इसका कुछ वैल्यू होगा जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया मेल, और यूजर को देखने को मिलेगा, ये मेल जो है वो यूजर को देखने को मिलेगा। और ये सब HTML में आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं, आपने किया भी होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने रखा, और यहाँ पे हमने कर दिया है फीमेल, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पे एक चेकबॉक्स में ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इस चेकबॉक्स का कुछ नाम देता हूँ क्या, चेक। और इसमें अगर कुछ वैल्यू हम देना चाहें, इसका मैं वैल्यू देता हूँ क्या, चेक्ड वैल्यू दे दिया। और जस्ट क्लोज करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपको ये ऑप्शन जरूर आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ पे चेकबॉक्स का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स अब सही मुझे लग रहा है। और इसके बाद जस्ट हम इतना ही रखते हैं, और एक हम लोग बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। और इस बटन का नाम हम दे देंगे, और ये नाम मैं देता हूँ क्या, रजिस्टर या साइन अप, जो भी आप देना चाहें, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और मैं बटन यहाँ पे देना चाहूँगा,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, रीसेट बटन भी होता है, और वैल्यू में हमने दे दिया कि कैंसल, कुछ इस तरीके से रखा है। चलिए डन। तो एक ये जो चीज़ें मैंने बनाया है, और ये सारा चीज़ होना चाहिए कहाँ पे, फॉर्म के अंदर होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिखा है। तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें, फॉर्म के अंदर में इस सारी चीज़ों को आप रखेंगे तो ही प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। तो फॉर्म टैग के अंदर में ये सारा कहानी होना चाहिए। और फॉर्म के अंदर में आप जानते हैं मेथड जो होता है, आप गेट पोस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक्शन के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। बट यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा HTML में हमने एक फॉर्म हमने छोटा सा बनाया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मुझे एक सर्वलेट भी बनाना होगा। वो कहाँ पे हम बनाएंगे, तो वो हम लोग बनाएंगे जावा रिसोर्स में, SRC मेन जावा पे सिलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे न्यू एक आप क्लास ले लीजिए, और यहाँ पे कुछ पैकेज का नाम दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे दे दिया माई क्लास, से बेहतर होगा मैं जस्ट नाम देता हूँ रजिस्टर क्लास। रजिस्टर क्लास में नाम दे दिया है, और जस्ट यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ये फिनिश करने के बाद ये हमारे लिए एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट करेगा, लेकिन मुझे इसको सर्वलेट की तरह यूज करना है। तो एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट हम यहाँ पे लिखेंगे। एरर दिखाएगा, आप इसको इंपोर्ट कर ले, Ctrl+Shift+O से शॉर्टकट कीज है जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप पब्लिक वॉइड, उधर मैंने पोस्ट यूज किया है तो यहाँ पे डू पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और इसके अंदर में हमारे पास दो पार्ट होता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरीके से HTTP सर्वलेट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम आ जाएंगे जहाँ पे अभी भी एरर दिखाएगा, आप Ctrl+Shift+O कर लिख के इम्पोर्ट कर लीजिए। प्रिंट राइटर के बारे में आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो प्रिंट राइटर से रिस्पॉन्स, यानी कुछ भी आप मैसेज आप ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमने RES यूज किया है। और यहाँ पे एक मेथड होता है गेट राइटर मेथड, और प्रिंट राइटर को आप पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा, तो ऐड थ्रोज एक्सेप्शन कर दे, और ये काम हो चुका है। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी चीजें हैं जो हम लास्ट सेशन में भी किया था। इसके बाद फिर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स से जो भी इनपुट आ रहा है उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करते जाना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या क्या है एक बार हम देख लें। हमारे पास है यू नेम, ईमेल, पास और जेन। राइट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग सबसे पहले क्या है, यू नेम। मान लीजिए कि मैं यू नेम ही ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम भी वही रखता हूँ। और यहाँ पे यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पे गेट पैरामीटर के हेल्प से, और डबल कोट के अंदर में हम क्या लिखेंगे, यू नेम, एंड यू नेम इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। इस बात पे ध्यान देना है, ये पार्ट हमें लेना है, यू नेम ईमेल इस तरीके से। और यहाँ पे हमने यू नेम में स्टोर कर लिया है, इसी को मैं कॉपी करते हुए थोड़ा सा टाइम को हम सेव करेंगे। और यू नेम के बाद हमने क्या रखा है, ईमेल रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ये सभी, पास है, और ये जेंडर वाला जो है जेन है। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे भी ईमेल कर दिया है, यहाँ पे हमने पास कर दिया है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जेंडर के लिए जी दे देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम है। और एक और हमारे पास फील्ड है जो कि है चेक बॉक्स के लिए भी है। ये चेक बॉक्स पे अगर आप टिक करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें दिखाना चाहिए, नहीं करते हैं तो वो नल वैल्यू दिखाता है। तो उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस चेक बॉक्स का नाम हमने क्या रखा है, आई थिंक हमने चेक रखा है। एक बार हम चेक कर लें कि क्या हमने रखे हैं यहाँ पे। तो हमने जो नाम रखा हुआ है, यस बिल्कुल चेक रखा है हमने। तो हमने चेक से डेटा उठाते हुए हमने यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, चेक ही नाम दे देते हैं, समझ में आएगा। चेक में हमने स्टोर कर लिया है। यहाँ तक सिंपल सा चीजें हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके आगे जो हम करेंगे कुछ नया चीज हम करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर मैं आउटपुट अगर आप दिखाएं, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। मान लीजिए कि यूजर नेम अगर मुझे डिस्प्ले करना होगा, यूजर नेम इज प्लस हम क्या करेंगे, यू नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा हमने। और इसी को यू नेम हो गया। उसके बाद मुझे ईमेल अगर दिखाना होगा तो हम ईमेल को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और पासवर्ड को भी दिखाना होगा तो आप
पास को भी प्रिंट कर दीजिए। एंड यू आर कुछ इस तरीके से कि मैसेज देता हूँ। यू आर जो भी आप मेल और या फीमेल किसी पे भी आप टिक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा देगा। चलिए ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिलहाल अगर इसको भी मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको भी हम प्रिंट करते हैं ताकि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आएगा। चेक बॉक्स जो है मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ चेक बॉक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेक बॉक्स का जो डेटा है वहाँ पे क्या आपको दिखा रहा है। अब इसको हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होगा, हमें वेब आईएनएफ के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है। और इसी वेलकम फाइल के नीचे हम लोग दो टैग यूज करते हैं, सर्वलेट, और इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे क्या, सर्वलेट नेम। और सर्वलेट का नाम आप जानते होंगे, यहाँ पे सर्वलेट का नाम जो हम करते हैं वो हमारे क्लास का नाम होता है, जो कि हमने यूज किया है रजिस्टर क्लास। ये एक पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है क्या, हम लोग जो यूज करेंगे वो आ जाता है सर्वलेट क्लास, जिसके अंदर हम पैकेज के नाम के साथ हम लिखते हैं। तो BA.W. क्लास का नाम है रजिस्टर क्लास। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस बात पे ध्यान देते हुए काम कीजिएगा, स्पेलिंग देख लें, रजिस्टर क्लास, रजिस्टर क्लास बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो टैग हम करते हैं वो आता है हमारे पास सर्वलेट मैपिंग। और इस सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी हमें सर्वलेट नेम यूज करना होगा। और और फिर आपको बताना होगा कि कौन से यूआरएल पैटर्न पे ये पर्टिकुलर सर्वलेट रन होगा। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है यूआरएल पैटर्न। और यहाँ पे स्लैश देते हुए मैं नाम वही देता हूँ, रजिस्टर करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, बस काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी मैंने मैप कर दिया कि अगर आप रजिस्टर क्लास जो हमने सर्वलेट क्रिएट किया है अगर इसको आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा यूआरएल पे रन होगा, तो उसका नाम मैंने रजिस्टर दे दिया है। और इसी को कॉपी करते हुए हम लोग यहाँ पे HTML के एक्शन में जाके हम रख देंगे ताकि ये आपस में कनेक्ट हो। और इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इसको हम रन करके देखें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट हमने जो क्रिएट किया है रजिस्टर प्रोजेक्ट, उस पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे। और सर्वर को सेलेक्ट जरूर कर लीजिए और नेक्स्ट करते हुए फिनिश कीजिए। जैसे हम फिनिश करेंगे, हमने जो ब्राउजर सेट किया हुआ है डिफॉल्ट ब्राउजर ने क्रोम रखा हुआ है और उसी क्रोम पे हमें आउटपुट दिखाएगा अगर हमने सब कुछ सही तरीके से अगर बनाया होगा तो। और सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को देख पाएंगे जो कि एक सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई हमने यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह नहीं किया है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनपुट हम दे के देखें। मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ लिख दिया, पासवर्ड हमने कुछ भी दे दिया, मेल पे टिक कर दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन उस पर टिक भी कर दिया है। और हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ब्राउजर पे एक इसके बाद जो है उसका जो यूआरएल हमने सेट किया था जिसका नाम मैंने दिया था रजिस्टर, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर वाला जो सर्वलेट है वो कॉल होगा। और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट में करता हूँ तो सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और आप यहाँ पे चेक बॉक्स में देखेंगे चेक्ड आपको दिखा रहा है, मतलब उसका जो ये वैल्यू दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चेक्ड कहाँ से आ रहा है, चेक्ड मैंने ऑलरेडी वैल्यू लिखा हुआ था किसमें, जब हम चेक बॉक्स हम जनरेट कर रहे थे उस वक्त। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे उस चीज़ को मैं थोड़ा सा दिखा दूं क्योंकि ये समझने वाला पॉइंट है कि आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखें, नेम आपने चेक लिखा, तो इसके हेल्प से मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर यानी चेक नाम का जो चेकबॉक्स है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, चेक्ड है, तो उसी को उसने वहां पे दिखा दिया है। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से देखेंगे कि रेडियो बटन जब आप बना रहे थे तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये मेल दिख रहा है या ये मेल आपको देखने को मिल रहा है। जब आप टिक करते हो तो हमेशा आपको बताना है जो वैल्यू के अंदर जो लिखते हो आप वही चीजें वहां पे ब्राउजर पे दिखेगा। तो जब भी हम क्लिक करने के बाद जो यूजर जो भी सेलेक्ट करता है, मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट करता है, वो वैल्यू वाला जो पार्ट होता है वही आप वहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है वहाँ पे आप उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू चेक्ड दिया तो अगर है, लेकिन अगर हम बात करें कि वापस से हम इस स्क्रीन पे आते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम वैल्यू नहीं दें यानी चेकबॉक्स को हम टिक नहीं करते अगर हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे बाकी का डिटेल जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया, मेल पे टिक कर दिया।
और ये जो चेक बॉक्स आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को अगर आप टिक नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने अभी नहीं किया और रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि चेक बॉक्स का जो वैल्यू आपको दिखा रहा है वो नल दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो नल दिखा रहा है, इसी के बेसिस पे हमें आगे की प्रोसेस को समझना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा? अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि आप चेकबॉक्स पे टिक करो या नहीं करो, ये डेटा आपको दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे ये करना है कि अगर यूजर ने टर्म्स एंड कंडीशन को टिक नहीं किया तो ये डेटा नहीं दिखना चाहिए। अगर उसने टिक किया है तो ही वो डेटा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशंस यूज हम करेंगे, और वो कंडीशंस का यूज हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए, अब मैं वापस से कोडिंग पे आ रहा हूँ, और ये जो हमारे पास ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जिसके हेल्प से हम डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर पार्ट मैं चाहता हूं कि तभी प्रिंट हो जब यूजर उस चेकबॉक्स को टिक करे, यानी टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो ऑप्शन था उसको टिक करेगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम एक कंडीशन के अंदर रखेंगे, और वो कंडीशन किसके बेसिस पे होगा? चेकबॉक्स के अकॉर्डिंगली होगा कि चेकबॉक्स को टिक किया तो दिखेगा, नहीं किया तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि इस पर्टिकुलर चेक के अंदर में जो वैल्यू होगा, या तो अगर आपने टिक कर दिया है तो इसके अंदर आपने वैल्यू देखा, चेक्ड वैल्यू दिखा रहा था, और अगर चेक नहीं किया तो नल वैल्यू दिखा रहा था। राइट, कुछ इसी तरीके से अभी मैंने आपको आउटपुट जो दिखा रहा था वो आपको उसी तरीके से था। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ ये जो आप देख रहे हो ना चेक, क्योंकि इसी में चेकबॉक्स का जो भी वैल्यू होगा सब इसमें आएगा। तो मैंने ये बताया कि अगर चेकबॉक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर नल नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें दिखाओ, और ये इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर चेकबॉक्स की वैल्यू नल नहीं हो, अगर नल नहीं है मतलब क्या, टिक आपने किया है तो ये वैल्यू दिखेगा, और अगर नहीं किया है तो एल्स पार्ट में हम लोग मैसेज क्या दे देंगे, पीओ डॉट प्रिंट एल पे हमने मैसेज क्या दे दिया कि इस तरीके से प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ इस तरीके से एक मैसेज हम यूजर को दिखा देंगे, ताकि उसे समझ में आएगा कि अच्छा आपने उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसको टिक नहीं किया है। और इस तरीके से आपको सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाता होगा। राइट ना? तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको हम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम अभी कर रहा है क्या। और मैं वापस से मैं बैक जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और डेटा हमें फिर से डाल के देखते हैं। कुमार दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, मेल पे टिक कर दिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो चेकबॉक्स हमारे पास में है, उस चेकबॉक्स को मैं यहाँ पे टिक नहीं करता हूँ, और मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या बता रहा है, प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को भी आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम चेकबॉक्स का के अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस किस तरीके से यूज़ करते हैं। और आप ऑलमोस्ट जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अगर आप फिल करते हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलता है, और इसी तरीके से कुछ किया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और, इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, अच्छा अगर आपने टिक कर देते हो तो आपको डेटा सब देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टिक नहीं करते हो आप, तो ये मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन ये मैसेज देखने के साथ साथ ये मैसेज भी आना चाहिए, लेकिन वापस से वो फॉर्म भी नीचे आना चाहिए, ताकि यूजर फिर से फॉर्म फिलअप करके और वो चेकबॉक्स पे टिक करते हुए फिर वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करें। राइट, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट मैसेज दिखा दिया कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, बट यहाँ पे फॉर्म नहीं है। तो हमें फॉर्म भी यहीं पे देना हो, क्योंकि यूजर बैक करके फिर से वो चीजें नहीं नहीं करेगा, उसको वो चीजें फॉर्म हमें यहीं पे देना भी है। तो इसी के लिए हमारे पास सर्वलेट के अंदर एक हम इनबिल्ट क्लास यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से इस चीज को हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, उसका यूज किस तरीके से होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है कि हम वापस से कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। कोडिंग वाले पेज में आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें मैंने किया है ये सब ओके है।
लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे कि अगर चेक नहीं किया तो ये प्रिंट नहीं होगा, और एल्स में आके ये मैसेज दे दिया, बस इसी के नीचे आना है। और आप यहाँ पे क्या कीजिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप यूज कीजिए, इनबिल्ट है ये। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, स्पेलिंग पे ध्यान देते हुए काम कीजिएगा। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी आप दे दे, मैंने आर डी दे दिया, यानी आर फॉर रिक्वेस्ट, डी फॉर डिस्पैचर, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसका काम कुछ हम इस तरीके से करेंगे, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको बताना है कि इसके बाद आप कौन से पेज को वहां पे दिखाना चाहते हैं आप। तो मुझे कौन सा पेज दिखाना है, मुझे वापस से वो HTML का फॉर्म दिखना चाहिए, बट वो HTML का फॉर्म कौन से फाइल में है, तो index.html के अंदर में सारा चीज है। ये फाइल मुझे वापस से वहां पे दिखाना है, जिसका नाम है index.html। तो उसी का नाम आप इसके अंदर ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में आप दे दें index.html, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपको एरर दिखा रहा है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास, इसको हमें क्या करना होगा, इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो कंट्रोल-Shift-O करके इसको इंपोर्ट कर दीजिए, एरर निकल चुका है, बस काम कंप्लीट। यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से हम इस चीज को कर सकते हैं कि अब यूजर ने जो रिक्वेस्ट कर रहा है, या अगर ये मैसेज आया लेकिन उसके बाद वापस से मुझे वो फॉर्म दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे आपको नाम दे देना है कि कौन से फाइल को आप देखना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद RD यूज करना है। इसके बाद डॉट, हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें यहाँ पे एक इंक्लूड यूज करना होता है, जो कि इनबिल्ट फंक्शन आता है, RD डॉट इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड अब जब आप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हमें ऊपर सेंड कर रहे हैं वो पैरामीटर में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आपको इक्लिप्स जो है आपको बताता भी है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन कर दें, और ये यहाँ पे सर्वलेट एक्सेप्शन को उसने थ्रो कर दिया है, और ये अभी आपके लिए प्रॉपर तरीके से काम करेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर अभी समझ में आया होगा। ये मैसेज आप समझते थे, लेकिन आप चाहते थे कि हमें नीचे जिस पर्टिकुलर जो हमारा जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का वो भी दिखना चाहिए, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप यहाँ पे दे दें, और यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लें, उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, कुछ इस तरीके से। अब हम रन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें आउटपुट उस तरीके से मिलता है, इस फॉर्म, ये जो मैसेज के बाद वो फॉर्म आता है, या फॉर्म का जो फॉर्म है वो नहीं आता है। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। वापस से इसको बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कुछ डेटा हम डाल देते हैं, कुछ पासवर्ड डाल दिया, मेल पे टिक कर दिया, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट पहले करके देखते हैं। तो प्रॉपर तरीके से सभी डेटा आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं, चेकबॉक्स को अनटिक कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो दिखा रहा है, लेकिन index.html के अंदर में जो हमने कोड लिखा था वो पूरा कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये कोड नहीं चाहिए था, इस कोड के हेल्प से जो फाइनल आउटपुट था वो फॉर्म आना चाहिए था, ना कि मुझे HTML का कोड दिखाना था। समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये इसको कैसे सही किया जाएगा, और ये आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि इसको कैसे सही करोगे आप। क्योंकि मैंने ये जो चीजें आया है वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि आपने कोडिंग में ऑलरेडी बताए हो कि मुझे जब भी ये टर्म्स यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम हो तो हमें किसको ओपन करना है, index.html को। और index.html के अंदर में जो भी कोडिंग हमने किया था वही कोडिंग उसने उठा के वहां पे रख दिया। लेकिन मुझे इसको समझाना होगा इक्लिप्स को कि अरे भाई मुझे कोडिंग मत दिखाओ, उस कोड के थ्रू जो आउटपुट आया है वो जो फॉर्म है वो फॉर्म मुझे दिखाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जस्ट इस लाइन के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, आपको बताना होगा कि ये जो कंटेंट टाइप है आप कौन सा यूज कर रहे हो, वो चीज आप बताओ। अगर आप index.html लिखा तो पूरा कोड दिखा दिया, आप बताओ कि देखो ये HTML फॉर्मेट में है तो उसका कोड मत दिखाओ, मुझे मुझे उसका आउटपुट दिखाओ। तो उसके लिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर में टेक्स्ट पब्लिक HTML आप लिखते हो, तो इससे उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा जो मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो ऊपर जो यहाँ पे जो दिया गया है
उसका फाइनल जो आउटपुट है वो दिखाना है। इस लाइन का मतलब ये होता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, यानी कंटेंट टाइप आप बता देते हो, अच्छा ये HTML है, आप कोड नहीं दिखा उसका, हमें फाइनल आउटपुट दिखाइए। बस इतना करके आप इसको सेव कर लीजिए। और अब हम वापस से आते हैं और इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कुछ डेटा हम पास करते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हमने टिक नहीं किया है, और क्लिक करते हैं। अब आप देख पाएंगे प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और वापस से वही रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था वापस से यहाँ पे आ गया, ताकि यूजर जो है फिर से यहाँ पे जो करेक्ट है इनपुट वो सारा डिटेल यहाँ पे देगा, फिर इसको एक्सेप्ट करेगा, टर्म्स कंडीशन को टिक करेगा, और फिर जैसे इस पे क्लिक करेगा तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये चीज समझ में आया होगा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है इसका क्या यूज है। और यहाँ पे हम लोग इंक्लूड इसके हेल्प से index.html को जिस जहाँ पे भी आपको दिखाना है उसको हम इंक्लूड करके हम उसका यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन किसी भी पेज पे आप जाके जब आप करते हैं, तो वहां पे एक बात पे आपको ध्यान देना होता है क्या, कि आपको एक जस्ट एक मैसेज दिखा देता है कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, या यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, कुछ इस तरीके से मैसेज आपको आता है, न कि इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है कि आपका डिटेल ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको समझने के लिए बताया कि इस तरीके से हम डेटा को हम दिखा सकते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी डेटा था उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे ये दिखाना नहीं है, मुझको इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, जो कि हम JDBC के थ्रू करेंगे आने वाले सेशन में। लेकिन मुझे यहाँ पे जस्ट ये नहीं दिखाना है, मुझे जस्ट एक मैसेज शो कर देना है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। ये एक मैसेज हमें दिखाना है यहाँ पे। तो उसके लिए अब क्या सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से उस प्रोसेस को करने के लिए भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ही यूज हम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमने हमने एक ही सर्वलेट क्रिएट किया है। अगर अभी आप कोडिंग को आप देखेंगे तो कोडिंग में आपको यही देखने को मिलेगा कि आपने एक index.html फाइल क्रिएट किया है और एक रजिस्टर क्लास आपने बनाया, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सब कुछ हो रहा है, जो भी यहाँ से डेटा आया है वो सारा चीज इसमें जा रहा है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो आप इसको डिस्प्ले यहाँ पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैसेज जो हमें दिखाए कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, उसके लिए एक सेपरेट हम सर्वलेट क्रिएट हम करें। यानी एक इंफॉर्मेशन हम अलग हम देना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से यहाँ पे सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, सक्सेस रजिस्टर क्लास। ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया, और ये जो है यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं सिंपल सा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। और फिर बाकी का जो मेथड है वो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, उसमें कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो सेम उसी तरीके से वही सेम हमने पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग के पास में जो है HTTP सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और बस कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, काम कंप्लीट। अब यहाँ पे भी वो चीज आप कर लें कि जो अभी जो मैंने आपको बताया कि जिसके हेल्प से आप यानी ये वाला पार्ट है ना, सेट कर लें कि सेट कंटेंट टाइप क्या आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप जो होगा वो हमारा क्या होगा, डबल कोड के अंदर में कि वो टेक्स्ट या HTML फॉर्मेट में होगा। कुछ ये चीजें कर लीजिए जरूर। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट राइटर के हेल्प से हम मैसेज हम दिखा देंगे, और जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम प्रिंट राइटर यूज करते हैं, यानी रिस्पॉन्स डॉट, यानी रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है, RES है, डॉट गेट राइटर यूज हम करेंगे। प्रिंट राइटर के पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे इसको भी आप कर लीजिए, और बस हो गया। अब मैसेज प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट एलन पे हमने एक मैसेज कह दे दिया, यू हैव यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड
विथ अस, जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया है, राइट। बस इतना चीजें करना है आपको। लेकिन क्या सिर्फ इतना करना काफी होगा? क्योंकि हमें लिंकिंग भी तो करना होगा। तो लिंकिंग हम किस तरीके से करेंगे और कहाँ पे करेंगे? और अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्वलेट आप क्रिएट कर रहे हो, तो इस सर्वलेट को आपको मैप भी करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर क्लास जब बनाए थे, तो इसको मैपिंग किया था कि रजिस्टर क्लास जब हम सर्वलेट को रन करेंगे तो हमें ब्राउजर पे रजिस्टर हिट करना होगा। इस यूआरएल को हिट करेंगे तो ये सर्वलेट कॉल होगा। सेम उसी तरीके से सक्सेस रजिस्टर क्लास जो अभी मैंने क्रिएट किया है, इसके लिए भी हमें एक यूआरएल पैटर्न बनाना होगा। तो वापस से हम वेब डॉट एक्सएमएल में आएंगे, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे सर्वलेट और दोनों टैग जो यूज किया था रजिस्टर क्लास के लिए, हमें सेम उसी तरीके से उसके लिए भी बनाना होगा। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसका क्या नाम है? सक्सेस रजिस्टर क्लास। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका सक्सेस रजिस्टर क्लास। सेम पैकेज में है, और इसका नाम यहाँ पे जो है देता हूँ सक्सेस। जस्ट हमने नाम दे दिया सक्सेस। आप जो भी, आप ये जस्ट यूआरएल पैटर्न है, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे रजिस्टर यूज किया था, तो इसके लिए तो हमारे पास यूआरएल पैटर्न हमने कहाँ पे इसको रखा था? इसको मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाके मैंने रख दिया था यहाँ पे, है ना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के एक्सेल में रख दिया था कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो रजिस्टर यूआरएल उसको मिलेगा। और ये रजिस्टर यूआरएल हमने किसके लिए बनाया हुआ था? हमने रजिस्टर क्लास के लिए बनाया हुआ था। और रजिस्टर क्लास के अंदर में आपने जो कुछ भी डू पोस्ट के अंदर लिखा था वो सारा चीज एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन ये जो हमने बनाया कि सक्सेस रजिस्टर क्लास, इसके लिए हमने यूआरएल पैटर्न तो बना लिया कि सक्सेस अगर ब्राउजर पे हिट होगा तो आपका सक्सेस रजिस्टर क्लास जो है वो कॉल होगा। लेकिन इसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि ये जो रजिस्टर क्लास है, जहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, इसी सर्वलेट से मैं दूसरे सर्वलेट को कॉल करना चाहता हूं। अभी तक हमने ये देखा कि HTML के हेल्प से HTML को हम लिंक कर रहे थे सर्वलेट क्लास के साथ, लेकिन अब मैं सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट के साथ मैं लिंक करना चाहता हूं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे और कहाँ पे हमें लिंक करना है? तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस चीज को समझिए। आपको सबसे पहले जो हमने कहाँ पे लिंकिंग करना है, यानी ये सब चीजें जो मुझे दिखाना था, जो प्रिंट हम कर रहे थे, बस इसी के नीचे, है ना, कंडीशन जो है सब कुछ सही होगा, यानी आपने टिक कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि अब जो क्या हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर हम फिर से यूज करेंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेम उसी तरीके से, और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से लेते हुए गेट गेट सॉरी, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के हेल्प से करना होगा, रिस्पॉन्स के से हेल्प से नहीं। रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने नीचे अभी जस्ट आपने देखा कि हम लोगों को दिखाना था कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के नीचे में वापस से वो फॉर्म आना चाहिए था, तो मैंने वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का नाम लिख दिया था। लेकिन मुझे यहाँ पे वो नहीं करना है, मैंने यहाँ पे बताना है कि वो यूआरएल पैटर्न आप डाल दीजिए। तो यूआरएल पैटर्न क्या है? सक्सेस है। तो ये जो सक्सेस है, इसी को मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने रख दिया। यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर अब देखिएगा कि कहाँ पे जाना है, सक्सेस पे जाना है। और सक्सेस किसका यूआरएल पैटर्न है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस जो है वो सक्सेस रजिस्टर क्लास का यूआरएल पैटर्न है। और फिर ये कॉल होगा, और जैसे ये इस क्लास के अंदर में जाएगा और फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर में आपने जो भी मैसेज दिया है वो प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन इसके नीचे आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी जो बताया था कि सिर्फ इतना करने से नहीं होता है, आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ता है कि हमें इसको इंक्लूड करो। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, मुझे बताना है कि ये जो चीजें आएगा ये फॉरवर्ड हो गए, यानी इस रजिस्टर क्लास सर्वलेट से होते हुए फिर सक्सेस रजिस्टर क्लास में जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से rd डॉट फॉरवर्ड यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे जिसके अंदर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों आपको पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो फॉरवर्ड जो मेथड है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ही मेथड है इंक्लूड। दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। इंक्लूड किया तो आपको सेम उसी पेज पे दिखा देगा, यानी उसी सर्वलेट पेज पे दिखाएगा
लेकिन अगर फॉरवर्ड किया तो जो दूसरा आपने सर्वलेट क्रिएट किया है उसके पेज पे जाके और उसके अंदर में यानी डू पोस्ट के अंदर में क्या सब चीजें आपने किया है उस चीज को डिस्प्ले करता है। यानी आप सिंपल आप बोल सकते हो एक लाइन में डिफरेंस बताना हो कि इंक्लूड मेथड और फॉरवर्ड मेथड दोनों ही रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इनबिल्ट मेथड है। इंक्लूड मेथड से क्या होगा कि जो चीजें आप दिखाना चाहते हो जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो उसी पेज पे दिखाएगा, सेम सर्वलेट ऑन द सेम सर्वलेट क्लास पे ही दिखाना है तो हम यूज करेंगे इंक्लूड। लेकिन फॉरवर्ड क्या करेगा, वो दूसरे सर्वलेट के पेज पे जाके फिर वहां पे दिखाएगा। ये डिफरेंस आपको बस बताना है। अब अगर मैंने सब कुछ सही से अगर किया होगा और सब कुछ सही होगा तो हमें प्रॉपर तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। और अब हम फिर से इसको रन करके एक बार देख लें फिर से, और सर्वर को रीस्टार्ट करते हुए और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर रहा है और ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप देखिए ये हमारे पास आ गया रजिस्टर हियर। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, जो भी देना है आप दे दीजिए, मेल टिक कर दिया, यहाँ पे भी मैंने टिक कर दिया है। अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है इंटरनल सर्वर एरर। अब ये जो है चीजें ये क्या बता रहा है कि एरर क्या है, इस चीज को समझिए कि यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और जब भी ये चीजें आए तो आप समझ जाइए कि आपने क्लास का नाम नाम में कुछ तो आपने मिस्टेक आपने किया है, यानी जो लिंकिंग है वहां पे आपने गड़बड़ आपने किया है। मतलब जो सक्सेस रजिस्टर क्लास है ये इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है रजिस्टर का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, है ना, ये तो मैं इसी को कॉपी करते हुए और यहाँ पे जो हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा तो वहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे उस चीज को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हैं और इसको सेव कर लीजिए। तो एरर को आप देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये चीजें हो चुका है, अब मैं वापस से आते हैं और हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे डेटा डाल के देखते हैं कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था वो यहाँ पे सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है, और यहाँ पे टिक कर दिया। हमने रजिस्टर पेज पे हैं, यानी अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी भी आपको दिखा रहा है कि सर्विस अनअवेलेबल आपको दिखा रहा है, यानी सक्सेस रजिस्टर क्लास इज करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा, सर्वर पे ये लोड हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें फिर से जब भी इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे मैसेज से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत जल्दीबाजी में उसको रिफ्रेश किया और रन कर लिया। तो इसलिए आपको जब भी ऐसा आए तो आप क्या कीजिए, उसको फिर से आप रन कीजिए, यानी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा फिर से और रन एज। और यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सब कुछ ये ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए रन ऑन सर्वर फिर से कीजिए आप, क्योंकि जो भी आपने चेंज किया है वो सर्वर पे वो नहीं अपडेट लिया था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम दिखाया था। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से इसको सर्वर को स्टार्ट करते हुए और फिर यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाता है। चलिए यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ डेटा हम डाल देते हैं और यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। और अब हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, ये जो मैसेज आपको दिखा रहा है, क्या ये मैसेज मैंने रजिस्टर वाले पे डाला था क्या? तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज कहाँ पे रखा था, मैंने जो दूसरा सर्वलेट बनाया था सक्सेस वाला उस पे हमने ये चीजें डाला था। ठीक है, और ये कैसे यहाँ पे दिखाया आपको, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से चीजें हो रहा है। तो मैसेज हमें किस तरीके से दिखाना है, एक सर्वलेट से हम दूसरे सर्वलेट के मैसेज को हम किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, वहां पे हम फॉरवर्ड यूज हम करते हुए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैक जाते हैं और बैक जाके अगर आपने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, बाकी का जो है काम उसी तरीके से करेगा। जैसे अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सेम उसी तरीके से दिखा रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और सेम पेज पे ये सारा चीज दिखा रहा है आपको। और ये जो मैसेज आपको दिखाया सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सेम इसी सर्वलेट पे रख दिया उसने। लेकिन अगर सब कुछ हमने सही से दिया है, टिक कर दिया है, तो ये हमें
जो सक्सेस रजिस्टर क्लास जो बनाया था वो वाला मैसेज आपको यहाँ पे देखने को ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये होता है कि आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से आप इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड का यूज हम किस तरीके से हम लोग करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट फॉर्म आपको नहीं मिलता है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जैसे हम इसको रन करते हैं तो डायरेक्टली आपने क्या देखा, ये फॉर्म आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये फॉर्म आने से पहले भी कुछ एक होम पेज हो, और वहां पे आने के बाद फिर अगर लोग इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो क्लिक करेगा और फिर ये फॉर्म आता है ना। बहुत सारे वेबसाइट पे आप इस तरीके का भी आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास HTML का जो फाइल है, एक ही फाइल हमने बनाया है index.html। तो यहाँ पे मैं एक और HTML फाइल बना देता हूँ। तो हम कहाँ पे HTML फाइल हम कहाँ बनाते हैं, वेब ऐप पे बनाते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक और HTML फाइल बना दीजिए। इसका नाम मैंने दे दिया home.html। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दीजिए। ये हमने सिंपल सा यहाँ पे ये बना दिया। होम पेज हमने एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इस पर्टिकुलर होम पेज पे हमने एक S2 टैग में देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इट्स होम पेज। कुछ इस तरीके से मैसेज जस्ट दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि यस ये जो है इंडेक्स वाला नहीं, होम पेज वाला रन हो रहा है। और यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करेंगे, जहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ क्या, रजिस्टर हेयर। जस्ट एक मैसेज हमने दे देंगे, और यहाँ पे हमने लिंक दे दिया एचरेफ। एचरेफ सब अच्छी तरीके से समझते होंगे आप लोग, हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, index.html। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इसे रन करवाना है, यानी home.html को रन करवाना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे तो क्या home.html पहले रन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये रन नहीं होगा home.html। यानी अगर मैं इसको मैं फिर से आपको रन करके दिखाऊं, जैसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे रन ऑन सर्वर में करता हूँ, तो आप देखिए क्या होगा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको समझ में आएगा। देखिए अभी आप, ये रजिस्टर वाला जो है, इंडेक्स वाला, वो रन हो रहा है, ना कि होम वाला। तो होम वाले को कैसे आप इसको सेट करेंगे कि जब भी आप रन करते हो इस प्रोजेक्ट को तो सबसे पहले home.html रन होना चाहिए, ना कि index.html रन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा कहाँ पे, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में। वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर किसको कहते हैं, web.xml फाइल को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वेलकम फाइल लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा है, index.html का। और जिसकी वजह से index.html फाइल ही रन होता है सबसे पहले, जो कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो लोग अब देख रहे हैं इंडेक्स, इसको हम क्या कर देंगे, home.html कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा, home.html रन होगा। और home.html के अंदर में आपने लिंक दे दिया है इंडेक्स का, और वहां से फिर सभी जो हमने दो सर्वलेट बनाया है आपस में सब लिंक होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया, मैं फिर से इसको चेंजेस किया तो मैं फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर करते हैं, यानी फिर से मैं इसको मैं रन करता हूँ। और अब यहाँ पे अगर सब कुछ सही होगा तो home.html पहले रन होगा, और फिर वहां से आप index.html के अंदर जाएंगे, और वहां पे अगर आप देख सकते हैं आउटपुट अभी समझ में आ रहा होगा। तो और यहाँ पे आप डिजाइन बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। हम डिजाइनिंग पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम बैकएंड सीख रहे हैं, राइट। आप अच्छी तरीके से फ्रंट एंड समझते हैं होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इट्स होम पेज, और यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे हमने एक हाइपर रेफरेंस दे दिया है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ गए रजिस्टर हेयर। यहाँ पे आपने सब कुछ डेटा आपने दे दिया। ठीक है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक नहीं करते हैं तो बोलेगा प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर से index.html को आपके पेज के सामने रख दिया, यानी सेम सर्वलेट पे रख दिया बिकॉज ऑफ इंक्लूड मेथड। ठीक है, और अगर आपने फिर से आपने सब कुछ सही इंफॉर्मेशन आपने दे दिया है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी टिक कर दिया है, और फिर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें दूसरा जो सर्वलेट था यानी सक्सेस सर्वलेट वाला जो था उसका मैसेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर में इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड किस तरीके से काम करता है, और आपको
ये भी मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश किया। ये वाला जो पार्ट है इस पे भी आप फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो डायरेक्टली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो कोड है, HTML का वही कोड आपको देखने को मिलेगा, उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको जरूर आप ऐड कर लीजिएगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे भी उस चीज़ को मैंने ऐड कर दिया है, ताकि जैसे इस पर्टिकुलर सक्सेस से लिंक हो तो इसका कोड नहीं आना चाहिए। कब, जब मैंने यहाँ पे जब लिंकिंग किया था, आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमने यहाँ पे सक्सेस लिखा था, और सक्सेस जो है यूआरएल पैटर्न हमने रखा था सक्सेस रजिस्टर क्लास के लिए। तो वो पूरा कोड नहीं आए, उसका एक्सेप्टेड जो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए आप कंपलसरी तौर पे इस चीज़ को आप जरूर आप ऐड आप करें, ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट आपको देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो आपके सामने आता है। और डिजाइनिंग पे मैं उतना फोकस अभी नहीं किया है, मैं बैकएंड की चीज़ों को समझा रहा हूँ। लेकिन आप एक प्रॉपर अच्छी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए, होम पेज बनाइए, और फिर आपस में सभी आप 2 सर्वलेट बनाइए आप, और एक दूसरे को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो उसको आप करके आप देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर चीज़ों को समझने में ज़्यादा मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर है?